जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। आज हम लोग कृषि कानून के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कृषि कानून के लाभ और हानियों के बारे में। क्या है इससे हमें लाभ और क्या है हानियाँ, क्यों इसका किसान विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग आज समझते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं पहले ही कानून में कि पहला कानून हमारा क्या कह रहा है। कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग उसे कहते हैं जिसमें कोई बड़ी कंपनी जैसे कि पतंजलि, मान लीजिए कोई पतंजलि कंपनी आती है और गांव वालों से कहती है कि आप इस पूरे खेत के अंदर जितने भी दिख रहे हैं वहाँ पूरे में आप क्या करिए, गेहूँ लगाइए। तो गांव वाले बोलेंगे कि भाई इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। गांव वालों की बात सही है कि इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो सरसों बोऊंगा, सरसों ज़्यादा महंगा बिकता है। मैं चना बोऊंगा, चना ज़्यादा महंगा बिकता है। तो इसमें क्या बोलेगी कंपनी कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, मतलब हम आपको खेती करने से पहले ही उसकी प्राइस को डिसाइड कर देते हैं कि वो प्राइस क्या होगी। तो किसान सोचता है कि हाँ ये तो ठीक है। देखिए एक बात और है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो होगी तो छोटे मोटे खेतों में नहीं होगी, जिससे आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ ज़मीन है, 3 एकड़ ज़मीन, इतने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो सकती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो आएगी, पतंजलि कंपनी आएगी, तो वो कहे अपने इंजीनियर्स को लेके आएगी और बोलेगी कि एक काम करो, देख लो इतने सारे खेत हैं, इतने में हमें 20 मीट्रिक टन कितने खेत के अंदर गेहूँ मिल सकता है। तो जो आएंगे इंजीनियर वो बोलेंगे कि एक काम करिए कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक की सारी ज़मीनों को ले लीजिए, इतने के अंदर 20 मीट्रिक टन गेहूँ आपको मिल सकता है, जिससे आप बिस्किट बना सकते हैं। तो बोलेगी ठीक है। तो अब इतने बड़े खेत में किसी एक की ज़मीन तो ये नहीं हो सकती, ये कई लोगों की ज़मीन होगी। जैसे कि यहाँ पे सुरेश की ज़मीन हो सकती है, पांडे जी की ज़मीन हो सकती है, मिश्रा जी की ज़मीन हो सकती है, कुशवाहा जी की ज़मीन हो सकती है, ठाकुर साहब की ज़मीन हो सकती है, खान साहब की ज़मीन हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे कई लोगों की ज़मीन हो सकती है। तो वो क्या करेगा कि एक एग्रीमेंट करवाएगा कि आप सब हमें यहाँ पे केवल गेहूँ बोइए और हम इसको 25 रुपये पर केजी के हिसाब से ले लेंगे। 25 रुपये पर केजी के हिसाब से हम इस गेहूं को ले लेंगे। तो किसान बोलेंगे ठीक है, क्योंकि किसानों को देखेंगे आप लोग तो किसानों का क्या होता है कि जब वो गेहूं का सीज़न होता है, बोने का सीज़न होता है, लगाने का सीज़न होता है, तो वहाँ पे आपको 20 रुपये पर केजी के हिसाब से गेहूं बेचा जाता है। लेकिन जब उसी को बेचने के समय पर आता है तो क्या कर देते हैं, उसी का रेट कम करके 15 रुपये पर केजी कर देते हैं। तो जो 15 रुपये पर केजी हो गया, वहाँ पे सीधे सीधे इसको कितने रुपए का घाटा लग जाता है, किसान को 5 रुपये घाटा लग गया। जाहिर सी बात है कि वो लगाएगा किसान तो 5 रुपये सीधे सीधे यहाँ पे नुकसान हो जाता है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या हो जाएगा, किसान को फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा ऐसे हो रहा है कि वो 20 रुपये लगा लिया, अब वहाँ पे क्या हुआ कि 20 रुपये लगाया है, इसके बाद 25 रुपये वो डायरेक्ट बेचेगा। मान लीजिए कभी कभी 2 रुपये, वो उससे मतलब नहीं है, 2 रुपये भी अगर कीमत हो गई तो वो जो कंपनी है तो 25 रुपये तो उसे देगी, तो किसान को इसमें फ़ायदा है। लेकिन इसमें किसान को नुकसान भी है। नुकसान ऐसे है कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर ली है, तो ये क्या होगा कि अगर जो गेहूँ जो है बाहर जो है 20 रुपये किलो, मान लीजिए 30 रुपये किलो हो गया, तो आप उस 30 रुपये पर केजी के हिसाब से आप उसे नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, वो कंपनी आपके ऊपर केस कर देगी। लेकिन इसमें एक और नुकसान कर दिया गया है कि जो कंपनी को ये नहीं बोला गया कि अगर जो तुम्हारी कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी मान लीजिए लॉस भी तो लग सकता है, 6 महीने 7 महीने का समय लगता है गेहूं उगाने में, तो कंपनी को लॉस भी तो लग सकता है ना, नुकसान भी तो हो सकता है उस कंपनी का। तो कंपनी अगर नहीं लेगी किसानों से तो फिर किसान क्या करेगा, केवल गेहूं बो के उस किसान 2 रुपये किलो थोड़ी बेचेगा।
तो इसमें किसानों को ये नहीं बताया गया कि तुम्हें क्या करना है। वो एक जो मंडी के जो सदस्य होते हैं उनके पास जाके रिपोर्ट करवा सकते हैं कि आप हमारा ये किसान नहीं ले रहे, मतलब हमसे गेहूँ लगवाया गया है लेकिन ये जो है ले नहीं रहे हैं। ठीक है, तो जो मंडी के कर्मचारी होंगे, तो मंडी के कर्मचारी जो होते हैं तो कभी भी किसानों की नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें तो फ़ायदा किससे होगा? कंपनियों से फ़ायदा होगा। उन्हें क्या मतलब कि किसान मरे चाहे जिए कुछ भी हो, किसानों को उनकी तो सैलरी आती है, सरकारी नौकरी है उनकी, सैलरी चाहे वो काम करेंगे तब भी आएगी, नहीं करेंगे तब भी आएगी। तो इसीलिए जो है, तो अगर जो नहीं वो करते हैं मतलब इससे जो है, तो अगर मंडी के कर्मचारी जो हैं तो वो कंपनी का साथ इसलिए दे सकते हैं क्योंकि कंपनी जो है तो उनको पैसा देगी। जो किसान है तो उन्हें क्या दे सकता है? इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था सरकार को एक रूल बना देना चाहिए था कि यहाँ के जो सरपंच होते हैं गांव-गांव के, वो लोग अपना डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी के साथ क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। ये गलत किया है सरकार ने, इसको मानते हैं हम लोग। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ज़रिए बहुत सारा नुकसान भी हुआ है, क्योंकि आप लोग देख लेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 26 करोड़ परिवार जो है किसान हैं, खेती किसान है, ठीक है ना, के कार्य में लगा हुआ है। इनमें से महज 11.9 करोड़ किसानों के पास खुद की ज़मीन है, जबकि 14.43 करोड़ किसानों के पास भूमि विहीन है, मतलब उनके पास कोई ज़मीन ही नहीं है। किसानों की एक बड़ी संख्या 1/2 भाग पर खेती करती है, मतलब अगर जो बड़े भूमिपतियों से ज़मीन ले लेगी, उसके बाद उसमें बोएगी और आधा वो खुद ले लेगी, आधा भूमिपति को दे देगी। लेकिन जब ये आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि जब भूमिपति जो हैं तो अपनी ज़मीन छोटे मोटे किसानों को देना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको तो फ़ायदा होगा भाई। उनको फ़ायदा इस तरह से होगा कि उनके तो पहले से ही रेट पर फिक्स है कि हम 25 रुपये बेचेंगे, और वो लोग क्या करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे। नई नई टेक्नोलॉजी का मतलब सारा काम मशीनों के थ्रू करवाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो बोलेंगे कि ये लो मशीन से करवा लो काम। उनके पास तो दिमाग होता है, और जो खेती यहाँ के लोग किसान खेती करते हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन नहीं होता, तो वो लोग क्या करते हैं कि मज़दूरों से काम करवाते हैं। इस तरह में मज़दूरों की भी नौकरी छिन जाएगी, कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे इससे। अब हम लोग चलते हैं कृषि कानून दूसरे पे। जो कृषि कानून दूसरा क्या कहता है, ये तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि ये कानून लाने की ज़रूरत ही क्या थी सरकार को। दूसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। यह कानून आने वाले निकट भविष्य में खाद्य पदार्थों की महंगाई और दस्तावेज है। इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र को असीमित भंडार की छूट दी जा रही है। उपज जमीन जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। देखिए, इस कानून के तहत हमें क्या कहा गया है कि जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल ले लीजिए कि फॉर्चून का तेल आता है। फॉर्चून का तेल आता है कि नहीं आता? आप लोग समझ पा रहे होंगे, फॉर्चून का तेल आता है। तो फॉर्चून के तहत ये कहा गया है कि इस कानून के तहत कि जो फॉर्चून जो तेल है वो उसका भंडारण कर सकता है। मतलब जैसे आप लोग जान रहे होंगे कि किसी एक शहर का एक बड़ा डीलर होगा, फॉर्चून को पूरी कंपनी के तेल को लेता होगा, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट छोटे छोटे जगह में डिस्ट्रीब्यूट करता होगा। तो अब क्या करेगा वो जो है डीलर, बड़ा वाला डीलर, कि वो जो अपने गोडाउन के अंदर पूरा फॉर्चून का तेल रोक सकता है। वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे, वो भंडारण कर सकता है, मतलब उसको भंडार के अंदर जमा कर सकता है। तो इससे हमें नुकसान क्या होगा कि जो वो भंडारण कर लेगा, मान लीजिए कि उसने फॉर्चून का भंडारण कर लिया, तो यहाँ पे जगह जगह में फॉर्चून तेल की कमी पड़ने लगेगी। जब फॉर्चून तेल की कमी पड़ने लगेगी तो उसकी कीमत में वृद्धि होगी। जब उसकी कीमत में वृद्धि होगी, मान लीजिए 100 रुपये पर केजी पहले उसकी कीमत थी, 100 रुपये पर केजी कीमत थी, लेकिन उसने क्या किया, अपने गोडाउन में सारा माल रोक लिया। बड़े वाले डीलर ने सारा अपने गोडाउन में माल रोक लिया। जब उसको पता चला कि अब इसी तेल की कीमत क्या हो गई, 200 रुपये पर केजी हो गई, तो अब क्या करेगा, वो बोल देगा कि आगे आगे माल ले जाइए, ठीक है ना। तो 200 रुपये, इससे क्या होगा, हमारे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सन
सन 1955 और 1956 में ऐसा ही कुछ हुआ करता था कि मतलब गोडाउन में सारा माल भरा का भरा रह जाता था। और इसके बाद जब महंगाई हो जाती करती थी तो इसके बाद उसका रेट मतलब उस गोडाउन से उस सामान को बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा फिर इस कानून को हटा दिया गया। बोला गया कि अगर जो आप ज़्यादा भंडारण करते हैं, ऐसा कुछ करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपका जो है लाइसेंस सीज हो जाएगा। मतलब आप दोबारा फिर कभी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे, इससे आपको जुर्माना भी लग सकता है, बहुत सारे उसमें बताया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को जो है सरकार क्या की है, हटा दी है। मतलब अब वो दोबारा से भंडारण कर सकता है, दोबारा सब कुछ कर सकता है। देश में इस चीज़ की कमी, अगर जो फॉर्चून तेल की कमी पड़ गई है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें दो चीज़ें कही गई हैं कि आप आपदा के समय पे नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ, और युद्ध के समय पे नहीं कर सकते। अगर युद्ध और आपदा नहीं रहेगी तो वो ऐसा डीलर जो है वो कर सकता है। तो इससे हमें ये हो जाएगा कि इसका जो जमाखोरी होगी, इससे क्या होगा, डायरेक्ट ही बोल दिया गया है कि आप लोग काला धन इकट्ठा कर लीजिए। एक तरफ तो सरकार बोलती है कि काला धन हम इकट्ठा नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ इधर काला धन ही एक तरीके से मान लीजिए कि इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, यही है कृषि कानून सेकंड। इससे जो है तो हमारे देश में महंगाई बढ़ सकती है। इससे जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी होंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो छोटे मोटे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। इससे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ सकती है। और एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती कि इसको सरकार को अध्यादेश में लाने की ज़रूरत ही क्या थी। अध्यादेश क्या होता है इसके बारे में हम बता दें कि जो कोई मेन कानून होता है तो उसको अध्यादेश के तहत मतलब जल्द से जल्द उस कानून को पारित किया जा सकता है, वो होता है अध्यादेश। इसमें जो राष्ट्रपति होता है उसकी मंजूरी के तहत हम लोग इसको कर सकते हैं। इसका आर्टिकल 123 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। अब कानून जो कृषि कानून तीसरा जो है उसको हम लोग कल फिर से डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।